अच्छा तो अब हम थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आप। ये मुख्तलिफ जीटास के ऊपर जो है या इस फॉर्मूले को आपने प्लॉट कर दिया बेसिकली मुख्तलिफ जीटास के ऊपर। और हर उसकी जो है डिफरेंट पीक्स आ रही हैं, ठीक है ना। हर जीटा के ऊपर डिफरेंट पीक्स हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि क्या हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो पीक आती है, किसी भी कर्व की जो पीक आ रही है, ये किस आर पे ये पीक आ रही है। हम ये निकाल वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। देखिए आप बड़े इसको गौर से देखें इस ग्राफ को। वन, ये जो वन है इसका मतलब ये है कि ओमेगा और ओमेगा दोनों बराबर हैं। वन के ऊपर पीक नहीं आ रही है, सही है। जो पीक आ रही है वन से थोड़ा हटी हुई है। सो इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस इन ग्राफ्स के अंदर जो है ना, जो पीक है आपके पास वो वन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो याद रखें, जब सिस्टम में डैम्पिंग होती है तो आर वन के ऊपर जो है वो रेजोनेंस नहीं होती है। रेजोनेंस होती है वो सिर्फ अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए है। जब हेलो। सिस्टम में जी। आपके पीछे 10 सेकंड की आवाज़ नहीं है। अच्छा दोबारा बता देंगे आपका। अच्छा अच्छा। अ, मैं कह रहा था कि जो इसमें जो आपके पास अब आ रही है, बस सही आ रही है। यस। अच्छा चलो बता दिया करें जैसे कुछ मसला होता, अभी पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि जो आपके पास डैम्पिंग चेंज करेंगे आप, तो ऑब्वियसली आपका पीक जो है वो डाउनवर्ड की ट्रेंड की तरफ जाता है। जितना आप डैम्पिंग सिस्टम में बढ़ाएंगे उतनी आपकी पीक जो है वो कम होगी, और ये ऑब्वियस सी बात है, बड़ा क्लियर है। मैं यहाँ एक बात बताना ये चाह रहा था कि देखिए ये वन वन का मतलब क्या है, आर वन। ये ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव आर विच इज द रेशियो ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन। आपने हमेशा यही पढ़ा होगा कि जब भी आपका ओमेगा और ओमेगा एन बराबर होंगे, यानी कि जब भी आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो उस वक्त रेजोनेंस होगी। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा नहीं हो रहा है। वन के ऊपर जो है वो पीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो वन से थोड़ा सा पीक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हर जगह। तो इसका मतलब जो है जब सिस्टम में डैम्पिंग होती है तो वो आर वन के ऊपर रेजोनेंस नहीं होता है आपका। वो सिर्फ अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, जो जो जितना भी आपको पढ़ाया गया पहले, कि जब ओमेगा और ओमेगा एन, यानी कि ओमेगा और ओमेगा एन दोनों बराबर हो जाएं तो रेजोनेंस होगी, वो सिर्फ अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए है। जब सिस्टम में डैम्पिंग होती है तो डैम्पिंग का इफेक्ट डिसाइड करता है कि आपके पास रेजोनेंस कहाँ होगी। तो ये देखें जितनी भी रेजोनेंस यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे पीक आ रहा है, मतलब जो रेजोनेंस का मतलब ये है कि पीक पीक कहाँ आ रही है। जितनी भी पीक्स हैं वो वन से हट कर आई हुई हैं, ठीक है, वन से थोड़ा पीछे है। वो आर इजिकल टू वन पे नहीं आई, वो 0.9 या 0.8 और के आसपास जो है वो 0.85 पे आ रही है। तो अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो पीक आ रही है ये किस आर पे आती है। डिफरेंट आर होंगे, ऑब्वियसली बात है, किसी पर डिपेंड कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, जहां पे भी पीक आ रही होगी वहां इस यही यही ग्राफ है ना, यही ग्राफ जो है इसको प्लॉट किया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है, तो इसको इसको प्लॉट किया हुआ है। तो इसको अगर हम इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको जो पीक है उसका पता चल जाएगा कि जो पीक है वो किस आर पे आ रही है। आर ऑन द एक्स एक्सिस है आपके पास। तो यहाँ पे जो काम किया हुआ है वो बेसिकली यही किया हुआ है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है स्टेप्स वगैरह, जस्ट देख लें इसको, कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसको हमने डिफरेंशिएट किया। जो आपके पास मैग्निफिकेशन फैक्टर था और उसको जीरो के बराबर रख दिया, तो हमें ये पीक बता देगा कि आपकी मुख्तलिफ पीक्स कहाँ आ रही हैं। और जब इसको सॉल्व किया आपने तो आर का रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये इस आर के ऊपर इस आर के ऊपर मुख्तलिफ पीक्स आएंगी आपके पास हर हर ग्राफ की। और ऑब्वियसली वो जीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं जीटा 0.1 डालूंगा तो इस ग्राफ की पीक आ जाएगी जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है। जब मैं जीटा 0.3 डालूंगा तो जो सेकंड ग्राफ है आपका, इसकी पीक आपको पता चलेगी कि किस किस आर के ऊपर पीक आ रही है, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये जो एक सेकंड थोड़ा सा जी। तो आपको ये पता ही है कि जो आर किस आर के ऊपर पीक आ रहा है मुख्तलिफ ग्राफ्स के अंदर, वो ऑब्वियसली जीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जीटा पुट करेंगे यहाँ पे, वो आर निकल आएगा जिस आर के ऊपर ये पीक आ रही है। मुख्तलिफ आर के ऊपर डिफरेंट पीक्स आ रही है ना हर ग्राफ के लिए।
और मुझे पता है कि आर किसके बराबर है, आर इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। तो मैं इसमें ये भी निकाल सकता हूँ कि ओमेगा इज ओमेगा एन। और ये आपके पास एक और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये जो आपके पास सेकंड जो आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है, इस इक्वेशन से आ रही है, ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है आ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट डब्ल्यू ओमेगा आर कहते हैं इसको नॉर्मली हम। तो दिस सर आपकी आवाज द पूरी कट फॉर्मूला गई कमिंग थी फ्रॉम दिस पिछले। इक्वेशन इज। सर आपकी आवाज पूरी कट गई थी अभी 10-15 सेकंड से। अच्छा, के ये जो आर है आपके पास, ये आपके पास जो है, ये तो आगे आपके वो बता रही है, वो पॉइंट बता रहा है जहाँ पे पीक आ रहा है आपका ना, मुख्तलिफ ग्राफ्स का जो पीक आ रहा है। इन दिस सेकंड कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आर की जगह आपने रेशो डाल दिया। जो आर जो है वो क्या है, आर इज नथिंग बट ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। तो you are finding, आगे बस एक और ये ओमेगा कहाँ से आया, जहाँ पे पी मतलब पीक, वो पीक 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 है वो आपकी। तो बेसिकली जो आपके पास इक्वेशन बन के आई है, ये वो ओमेगा बता रहा है जहाँ पे पीक आएगी, यानी कि ये ओमेगा आर है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। तो अगर मैं तीनों को, तीन जो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी है, तीनों को मैं अगर चेक करूं तो तीनों फ्रीक्वेंसी इस तरह से डिफाइन करती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, एंड द लास्ट वन इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाय एम होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज से आ चुके हैं, कर चुके हैं कि हम ओमेगा डी और ओमेगा पीक आ रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। और आप तीनों कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन विल बी द लार्जेस्ट वन, फिर ओमेगा डी जो है वो कम होगी क्योंकि दिस टर्म विल बी लेस देन वन, जो अंडर रूट में आ रही है। और फिर इसमें मजीद जो अंडर रूट में टर्म होगी वो बहुत और मजीद कम होगी। तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी द विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी विल हैव द लो। ठीक है, और रेजोनेंट और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि उस इस ओमेगा आर जो ये फॉर्मूला है, यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इसके ऊपर आपके पास रेजोनेंस होगी, यानी कि पीक आएगी। सर अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना है जी। सर बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, मतलब पिछले 30 सेकंड में 4-5 दफ़ा हो रही है। तो यार इसका क्या ख्याल निकालने अभी अभी। दोबारा हो गई। ओके, अभी तो मैं खैर बोल नहीं। अच्छा, तो एक सेकंड मुझे दें। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स है, मैं एक और ट्राई करता हूँ, एक और चीज़, तो उससे शायद मामला हल हो जाए। ओके सर।
गाइस 2-3 मिनट के बाद। अच्छा एक काम करते हैं, जितना जो थोड़ा बहुत जो है इसको और देख लेते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी चीजें नहीं कॉन्सेप्चुअल हैं, तो ये एग्जाम का हिस्सा तो नहीं होंगी, ऑब्वियसली बात है। ये समझने की चीजें ज्यादा। तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि मैं गो थ्रू थोड़ा सा कर लेता हूँ उसको। आवाज आ रही है वैसे? अभी कुछ बेहतर हुई है क्या? जी सर, आ रही है अभी तो। जी सर। थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं आज कम से कम, देन फिर इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। अच्छा जी। तो मैं इसको इस जो अभी इस ग्राफ को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ आपको। ये अभी ग्राफ इसमें आप मैथमेटिक्स में ना जाएं। देखें, मैं एक आप ही देख रहे होंगे कि ये जो जो हमने जो पीक निकाली थी उसका ये जो अपर लिमिट थी 1/√2 थी। इसका मतलब से समझाना चाह रहा हूँ मैं, वो क्या मकसद है ना इसका। तो वो जो बड़ा ग्राफ है उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ ये। देखें, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें। जीटा 0.5 में आपके पास पीक आ रही है। जब पीक आएगी तो डिफरेंशियल होगा ना वो। लेकिन जब आप जीटा को मजीद बढ़ाते हैं 0.5, बीच में कुछ कर्व्स नहीं है यहाँ पे। 0.5 के बाद डायरेक्ट 1 वाला कर्व आ रहा है जीटा। बीच में जो कर्व होंगे उसमें पीक नहीं आएगी। जब सिस्टम में पीक नहीं आएगी तो इसका मतलब आप उसको डिफरेंशिएट करके निकाल नहीं सकते। तो ये देखें, जो जीटा 1 को देखें चले आप कि ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज ही कर रहा है। देर इज नो पीक। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, कोई पीक ही नहीं आएगी ना। तो इसीलिए ये जो आपने डिफरेंशियल निकाला, जो हमने पीक निकालने की कोशिश की थी, ये जो हमने पीक निकालने की, इसमें इसकी रेंज है जीटा की आफ्टर 1/√2, आई थिंक 0.707 और समथिंग होता है। इसके बाद आपको ये जो आप इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे ना, जो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था उसकी आर की रेंज है एक, वो जीटा की रेंज है। जीटा की रेंज जो है 1/√2 है। 0 से स्टार्ट होगी, 1/√2 से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि जब आप जीटा को 1/√2 से मिलाएंगे तो जो जो आपके पास कर्व बन के आ रहा है उसमें पीक ही नहीं होगी। देर विल बी नो पीक। वो सिर्फ डायरेक्टली जो है डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहा होगा, जीरो पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका मकसद जो है वो यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ है कि ये जो इन्होंने जो ये बताया हुआ है इन्होंने कि जब दिस मींस व्हेन फॉर जीटा, व्हेन जब जीटा 1/√2 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऑफ एम इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीज ही कर रहा है वो डायरेक्ट। ठीक है? तो ये रेंज है आपकी। 1/√2 इज योर रेंज ऑफ जीटा। कि आप अगर जीटा को 1/√2 से ऊपर लेके जाते हैं तो सिस्टम, तो जो ग्राफ, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, उसमें पीक नहीं आएगी। ठीक है? तो ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था, समझने की बात है बेसिकली है। अच्छा, जितने भी ग्राफ हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन सिस्टम में नहीं है। वाइब्रेशन तो सिस्टम में होगी, लेकिन वो जो है जल्दी डायोड जाएगा वो। बस ये थोड़ा सा अपने याद रखना है। क्योंकि जब तक सिस्टम में फोर्स है वाइब्रेशन तो होनी है, चाहे आप जीटा जितना भी बढ़ा दें। फोर्स रिस्पॉन्स है, सिस्टम विल वाइब्रेट। ठीक है? वो कभी भी जीरो की तरफ नहीं जाएगा। और ये फेस का बताया हुआ है कि फेस किस तरह चेंज होते हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू। तो ये भी बेसिकली इसमें कोई एग्जाम में कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि आपके फेजेस जो है वो मुख्तलिफ जीटास के ऊपर, और एक ग्राफ बेसिकली समझ लें इसको कि मुख्तलिफ जीटा के ऊपर आपका फेस किस तरह बिहेव करता है। फेस से मुराद ये है कि आपका जो इनपुट फोर्स जो है और जो आउटपुट डिस्प्ले, एक फोर्स जो है वो इनपुट है, डिस्प्लेसमेंट आउटपुट है। फोर्स इनपुट है, डिस्प्लेसमेंट आउटपुट है। तो उन दोनों वो आपस में जो है उनका फेस का डिफरेंस क्या है, वो कितने आगे पीछे हैं। तो ये से बताना चाह रहे हैं इनसे। तो ये इसमें ज्यादा एक बार पढ़ लें डेट सेट, इसको ज्यादा आपने जो है डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स इट्स फाइन। अच्छा, उसके बाद आवाज मेरी सही आई है भी कुछ मिनट से या नहीं? जी सर, लेट अभी मी आ नो। रही है, सही आ रही ओके, चलो खत्म कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, तो
अब टोटल रिस्पॉन्स क्या था हमारा, वही था कि एक आपके पास होमोजीनियस सोल्यूशन, सही आ रही है आवाज। सही है, जब आपके पास एक होमोजीनियस सोल्यूशन जब कोई फोर्स नहीं है सिस्टम में, और एक आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जब सिर्फ फोर्स ही है, ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये डेरिवेशन नहीं आएगी तो इस डेरिवेशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल समझें इसको क्या हो क्या रहा है। तो एक्स एच ऑफ टी जो है, ये जो रिजल्ट है कहाँ से आया है, ये जो हमने पहले निकाला था जब सिस्टम में जो है वो फोर्स नहीं थी, जब जीरो था, कोई फोर्स ही नहीं थी, जब जब फ्री वाइब्रेशन थी, एक्स एच आ गया। एक्स भी कहाँ से निकाला, जो हमने पहले अभी सॉल्व किया था, कि हमने एक्सपी को उठा के वापस उसमें डाला था, तो ये सोल्यूशन बन के आ गया। इसको बस ये सोल्यूशन आ गया, जस्ट टेक इट एज ग्रांटेड कि आपके पास एक्स ऑफ टी का सोल्यूशन आपके पास आ गया है। तो कोई भी सिस्टम जिस जो विस्कसली डैम्प्ड हो सिंगल डिग्री फ्रीडम, उसमें सोल्यूशन निकाल सकता हूँ मैं, अगर तमाम चीजें मुझे कुछ ना कुछ पता हो। इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास, जिसका हमने ग्राफ भी बनाया था कि एक आपके पास मैग्निफिकेशन फैक्टर जो बताता है कि पीक कहाँ होगी, और एक आपके पास फेज जो ये बताता है कि फेज किस तरह चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीटा एंड आर। और ये तमाम फॉर्मूलों में जीटा और आर ही आएगा आगे, जितने भी हम फॉर्मूले करेंगे उसमें वी विल ट्राई टू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड आर। जीटा एंड आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। और पे इनिशियल कंडीशन डाल के सब पता आपको कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो इज एक्स नॉट, वेलोसिटी एट टाइम जीरो इज एक्स नॉट डॉट, तो ये चीजें पता है आपको। जब वो डाल देंगे आप, तो आपके पास जो है वो दोनों के एक्स नॉट और जो रिजल्ट है जो उसका वो आ जाएगा उठा के, फिर ये एक्स नॉट की पूरी वैल्यू उठा के इसमें डालनी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये करना कुछ नहीं है आपने इसमें से, बट यू मस्ट नो कि ये जो ना किस तरह कॉन्सेप्ट किस तरह से आता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट वही है कि यू नीड टू फाइंड द इनिशियल कंडीशन, जो अननोन चीजें हैं वो निकालनी है आपको। अच्छा अब जो जो काम की चीज है वो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो काम की चीज ये है कि अगर किसी को याद हो कि हमने जो लास्ट चैप्टर नंबर 9 था उसमें इस तरह का सवाल किया था, अगर किसी को याद हो मैं दिखा देता हूँ। सो ये हमने सवाल एक किया था, उस वक्त इसमें कोई डैम्पर नहीं था, इस सिस्टम में कोई डैम्पर नहीं था, और हमने आराम से जो है ना जो अनडैम्प सिस्टम था उससे सॉल्व करके, यानी कि इसमें सिर्फ स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो ऑब्वियसली इस बीम का स्प्रिंग था, जो जो बीम एज अ स्टिफनेस काम कर रही थी, उसका फॉर्मूला हमने लिया था, और आराम से हमने एक्स निकाल लिया था, यानी कि जो एम्पलीट्यूड था वो हमने बड़े आराम से फॉर्मूला लगा के, सब चीजें पता थी हमें, बड़े आराम से हमने निकाल लिया था कि एक्स जो है वो जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है सिस्टम में। इस क्या सिस्टम है ये, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प सिस्टम, क्योंकि कोई डैम्पर नहीं लगा हुआ यहाँ पे, देयर इज नो डैम्पर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें अनडैम्प सिस्टम है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्प्रिंग मास है, खाली मास ऑफ दिस, जो कि ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो मास है, और जो स्टिफनेस है वो इस बीम की है, दैट्स इट। कोई डैम्पर नहीं है, तो डैम्प्ड नहीं होगा ये सिस्टम डैम्प नहीं होगा। और अच्छा, और ऑब्वियसली फोर्स रिस्पॉन्स था, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूसली लग रही है। अब हम जो चैप्टर 10 में आ गए हैं, तो अगर मैं इसी सवाल को जो चेंज करता हूँ और चैप्टर 10 में लेके आता हूँ, तो क्या फर्क होगा, चैप्टर 9 और 10 में क्या फर्क है। चैप्टर 9 में 9 अनडैम्प्ड, और चैप्टर 10 डैम्प्ड है, सिर्फ एक ही फर्क है, चैप्टर 9 में जो है वो अनडैम्प्ड सिस्टम है, डैम्पर नहीं है, चैप्टर 10 में जो है वो डैम्पर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसी सिस्टम को थोड़ा चेंज करूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो उसमें करा क्या है, हमने एक डैम्पर लगा दिया नीचे, लेट्स सपोज एक डैम्पर लगा दिया, सी जो है इसको हमने डैम्पर लगा दिया यहाँ पे। And then what we are trying to do for the system shown in example 3.1 discussed earlier, calculate the damping required to reduce the displacement amplitude by 75। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं हम डैम्पर से क्या होता है, क्या हुआ अभी तक डैम्पर से। डैम्पर से जो हमने ग्राफ बनाए हैं जितने भी, ये जितने भी ग्राफ थे, ये डैम्पर, अगर मैं डैम्पर की वैल्यू बढ़ाता हूँ, यानी कि सी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, जीटा बढ़ा रहा हूँ तो सी बढ़ रहा है, तो पीक कम हो रही है आपकी, ठीक है। तमाम जीटास बढ़ाने से आपकी पीक कम हो रही है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं कि इस सवाल में डैम्पर लगाने का मकसद क्या है। भाई डैम्पर लगाने का मकसद है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड था बगैर डैम्पर के, उसको कम करना है।
तो अगर बगैर डैम्पर की बात करूँ मैं तो रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? हमारे पास जो बगैर डैम्पर के जो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट था वो -0.1504 आ रहा था, 0.1504। तो इस डैम्पर लगाने का मकसद ये है कि इसको, इस जो डिस्प्लेसमेंट थी, एम्पलीट्यूड था, इसको हम 75% कम कर दें मजीद बाय अप्लाइंग द डैम्पर। तो ये डैम्पर लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि हम इसका जो एम्पलीट्यूड जो बगैर डैम्पर के था, जो 0.1504 आपको दिखाया है मैंने, वो जो है कम हो जाए। और कितना कम हो? वो 75% हो जाए। तो अब क्या करना है? अब हमने जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल करना है चैप्टर 10 के इस्तेमाल करना है। तो डैम्पर लगा दिया यहाँ पे। मास गिवन था सवाल में, के निकाल चुके थे आप, बीम का लिए वही इस्तेमाल करेंगे। एफ जो फोर्स थी वो एग्जैक्टली उसमें गिवन है, वही इस्तेमाल करेंगे। एक्स इंच में फॉर अनडैम्ड सिस्टम। अब तो डैम्पर लग गया तो डैम्ड हो गया ये। तो ये एक्स जो पहले था, ठीक है, हम हमें क्या करना है? अच्छा, अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपके पास सोल्यूशन है, रिस्पॉन्स है आपके पास। इसको चले कंफ्यूज ना हो, जो रेड वाला पार्ट है वो आपका ऑब्वियसली बात है कि आपके पास स्टेडी स्टेट का है, जो ब्लू वाला है वो आपका उसका है ट्रांजिएंट का। तो देखें, जो स्टेडी स्टेट है ये जो ट्रांजिएंट है थोड़ी थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर टाइम आ रहा है माइनस के साथ, और जिस तरह टाइम बढ़ेगा, ये टाइम जिस तरह बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल की टाइम बढ़ती चली जाएगी, और नेगेटिव में होगी तो वो बहुत जल्दी डायोड हो जाएगा। तो एस टी increases from zero, this term will go towards zero, ठीक है। तो ये टर्म वैसे ही जीरो हो जानी है आफ्टर सम टाइम। और आप सबको पता है कि जो ट्रांजिएंट आपके पास सोल्यूशन होता है, जो आपके पास होमोजेनियस सोल्यूशन होता है या ट्रांजिएंट, दोनों एक ही बात है, वो जीरो हो जाता है आफ्टर सम टाइम। बट द स्टेडी स्टेट, और जो आपके पास स्टेडी स्टेट या आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है जो रेड से लिखा हुआ है, वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो खत्म नहीं हो रहा है। जब भी आपने बात करनी है, आपने उसकी बात करनी है जो खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो गिवन है आप सबके पास। जो डैम्प्ड सिस्टम है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो ये गिवन है, जो हम निकाल चुके हैं पीछे। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे नाउ। फर्क क्या है? सारे फॉर्मूले गिवन है आपके पास, आपने वन बाय वन सबको निकालना है। सबसे पहले के और एम गिवन है, तो आप वहां से ओमेगा एन निकाल लेंगे। ओमेगा गिवन है आपके, ओमेगा जो एन है वो आ गया है। ओमेगा आपको पता है क्या है ओमेगा? दिस इज योर ओमेगा। जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, ये जो 62.832 है, दिस इज योर ओमेगा। तो इसका मतलब आपके पास आर भी आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड द डेल्टा एस टी, एफ नॉट डिवाइडेड बाई के आप निकाल चुके हैं, और एफ नॉट जो है वो आपका 50 है ये, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमेशा कॉस से पहले लिखा होता है ना, तो दिस इज योर एफ नॉट। तो एफ नॉट को अगर मैं के से डिवाइड कर दूंगा, यू विल गेट डेल्टा एस टी, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब मुझे मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला ये है, दिस इज एम। इसको एम बोल दें, इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर बोल दें। एम जो रेशो है वो एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एस टी ही होता है। तो मुझे एम चाहिए, तो आर निकाल चुका हूं मैं। जीटा मुझे पता है, तो इसका मतलब नहीं, सॉरी, जीटा मुझे नहीं पता अभी, मुझे आर पता है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो है वो एक्स और डेल्टा एस टी से मैंने एम निकाल लिया ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड एक्स पता है। अच्छा, एक्स जो है अब नया एक्स चाहिए ना। देखें, ये जो एक्स था ये कब था? जब डैम्पर नहीं लगा हुआ था, और मुझे अब 75% इसको कम करना है। तो इसका मतलब ये एक्स पुराना एक्स था। नया एक्स जो हमें डैम्पर लगाने के बाद चाहिए, वो इट विल बी 0.25 टाइम्स दिस थिंग। 75% रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसको मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, कि हमारे पास जो फाइनल एम्पलीट्यूड है बाय बगैर डैम्पर के, जो जो आपके पास एम्पलीट्यूड था उसका 75%। तो इसका मतलब यानी कि 25 मुझे रिजल्ट चाहिए, डैम्पर यहाँ सिस्टम में लगा दूंगा। निकाल रहे हैं दिस एक्स इस जीरो, ये जो वो था, ये जो 0.1504 विदाउट डैम्पर, और इसको जो हमारा एक्स है वो जो उसका जब डैम्पर उसमें सिस्टम में मौजूद नहीं था। तो ये जो जीरो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस बात को, ये जो 0.1504 है, ये जब का एम्पलीट्यूड है जब सिस्टम में डैम्पर नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ डैम्पर लगा दूं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 0.1504 था ये 25% बन जाए। कम होना चाहिए ना, ताकि डैम्पर लगाने का कोई फायदा हो मुझे, मेरा एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 75% कम कर रहे हैं,
0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है। और डेल्टा एस टी निकाल चुके हैं हम यहाँ से, एफ नॉट डिवाइड बाई के से डालेंगे तो आपके पास एम आ जाएगा। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला कि ये एम पता चल गया है आपको, आर आपको पता है, यू नीड टू फाइंड द जीटा, आपने जीटा निकालना है बेसिकली। तो आप उसको सॉल्व करेंगे एम डाल के, तो आपके पास जीटा का रिजल्ट आ जाएगा विच इज 0.479। फिर आप आराम से सीसी का फॉर्मूला डालना है, उसमें से सीसी निकालना है, और फिर आप सी, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको पता है गिवन होंगे, तो ये डालना एक कोई मसला नहीं है, तमाम चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो मकसद क्या था हमारा, हमारा मकसद इसमें ये था कि हमने उसी सिस्टम को, जो हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम था, उसमें डैम्पर लगाया, और जो उसका मैग्निफिकेशन फैक्टर यानी कि उसका एम्पलीट्यूड था, वो हम चाह रहे थे कि वो 75% कम हो जाए। तो 75% कम करने का मकसद ये है कि आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें उसको। तो ये तो इसके लिए हमने ये जो पिछला एम्पलीट्यूड था 0.2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाला, एंड देन वी फाइंड द थीटा। तो अगर आप देखना चाहिए कि ये जो पॉइंट है कहाँ आएगा, तो आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखें 0.5 का कर्व, ये इसको अज्यूम कर लेते हैं जीटा इज जस्ट 0.5। तो 0.5 का जो कर्व है वो ये वाला है, ठीक है, दिस वन। और इसमें आर कितना चाहिए मुझे, आर इज 1.130। तो इसका मतलब 1.130 समवेयर अराउंड दिस हेयर, ये लाइन होगी कोई ना उसकी 1.130, ये आर है ना आपके पास एक्स एक्सेस के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट कहीं आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये आपका सिस्टम शो कर रहा है कि यहाँ कहीं ऑपरेट हो रहा होगा आपका सिस्टम इस वक्त ना, एट द पर्टिकुलर आर और एट पर्टिकुलर एम वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। यहाँ जो स्टेप्स मिसिंग है एक आध, वो आपने जरूर करना है इसको ना, इसको करके देखना है आपने, तो यू मस्ट गो थ्रू इट। एनी क्वेश्चंस प्लीज? गाइस एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल कर लें काइंडली, समझ, आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। ओके तो इसको ना चीजें समझ आ रही हैं, आई एम, कोई मुझे बता ही दे अगर समझ आ रहा है तो गुड यार। सर एक मतलब एक क्वेश्चन है जी, सर, ये जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स दी हुई होती है, ये हमेशा इसी फॉर्म में कौन होती सी है कौन जो सी फोर्स? इसमें एफ दी हुई है, एफ नॉट, एफ ऑफ टी। हाँ बिल्कुल ऐसे इसी फॉर्म में होगा, मतलब देखें मतलब कब साइन की किस फॉर्म में फॉर्म भी में नहीं हो होगी। सकती? हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर। साइन को साइन तो इंटरचेंजेबल है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका फोर्स तो एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा और आपका ओमेगा भी वही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ साइन लगा दूं यहाँ पे, तो सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क पड़ेगा, ना उसके एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा। हाँ जब मैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा फिर वो एफ टी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन को साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके। सो आई थिंक हमारा आज क्विज है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट एट 11:40 ना, किसी को सवाल नहीं है तो 11:40 पे हम क्विज स्टार्ट करेंगे। और आपने बेसिकली मुझे ईमेल से ही भेजना है, और मुझे जो है वो 12 बजे तक आपने भेजना है, 20 मिनट्स, यू विल हैव 20 मिनट्स, ठीक है। सारा चीज़ें निकाल के रख लें, जो फॉर्मूला वगैरह आपने इस्तेमाल करना है। तो वी विल स्टार्ट एट 11:40। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, उसको दोबारा से फोन से ज्वाइन करें, दोबारा से ज्वाइन करने का लिए।